नमस्कार साथियों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आप सभी को आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिंदी का वायरल क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। 100%, ठीक है। 100% विथ वायरल क्वेश्चन। अगर आप सभी आज के क्लास में, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सभी आज के क्लास में 40 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो समझ लीजिएगा आपकी पढ़ाई 80% ठीक ठाक चल रही है। मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, डायरेक्ट हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, टोटल क्वेश्चन, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा टोटल क्वेश्चन क्या होगा? वायरल क्वेश्चन होगा। और वायरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम सभी पहला क्वेश्चन से। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सब क्वेश्चन को मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, सब क्वेश्चन का मैं गारंटी लेता हूँ। सब क्वेश्चन आप सभी को क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, या फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, या फिर कितने भेद होते हैं। बात एक ही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के पूछता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन व्याकरण से लिया गया है, ठीक है। इसमें मिश्र क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी से भी लिया गया है और व्याकरण से भी लिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3, ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर है। सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, या तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है। याद रखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। याद हो गया? चलिए, एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बस याद करते जाओ। अगला क्वेश्चन हमसे भी बढ़ते हैं, ठीक है? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? ठीक है? जहाँ पर से, ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को कारक का क्वेश्चन पूछे, कारक, ठीक है? कारक का अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछे, जहाँ पर से अगर आप सभी को क्वेश्चन में दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से का मतलब अपादान कारक। दिल्ली से गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती है, तो दिल्ली से यानी कि अपादान कारक होगा। बादलों से बारिश होती है, डायरेक्ट आप सभी समझ लो, जहाँ पर से, ठीक है, मतलब किसी चीज का होने का बोध हो, वहां पर आप सभी को अपादान कारक का टिक मारना है, ठीक है। समझ गए आप सभी? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं और 90% चांस है 2026 में आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, जहां से कोई चीज निकलती है, ठीक है, जहां से कोई चीज निकलती है, जहां से कोई व्यक्ति आता है, जहां से कोई व्यक्ति आता है, जहां से कोई चीज निकलती है, जहां से कोई वस्तु अलग होती है, वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी चाहते हो सर कारक पर वीडियो बनाइए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मुंह शब्द कौन सा लिंग है? देखो, लिंग से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मुंह, हमारा जो मुंह है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखो, शरीर में जितना भी पार्ट है, जैसे मान लो आंख, कान, सिर, माथा, हाथ, नाक, कान, जितना भी हो गया, ज्यादातर प्यारे बच्चों क्या होता है मालूम है आप सभी को? पुल्लिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। शरीर में जितना भी अंग है ज्यादातर पुल्लिंग होता है, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा, तो आप सभी को कुछ डाउट यानी कि आप सभी का सस्पिशन कम हो जाएगा, ठीक है। मुंह शब्द कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पुल्लिंग है। याद हो गया? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लो। यही सब क्वेश्चन पूछता है। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा, देखो सुनने से लगता है सभा। सभा का मतलब क्या होता है? झुंड। जैसे मान लो समूह, आप सभी जानते होंगे, समूह, मेला, ये सभी सभा, यानी कि ये कौन सा संज्ञा हो गया? सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। यहाँ देखो, सभा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। सभा में लगभग ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इसलिए समूहवाचक के संज्ञा इसमें समूहवाचक संज्ञा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यह लोगों के समूह को व्यक्त करता है, जैसे लोगों का समूह, छात्रों का समूह, गायों का समूह, झुंड जिसको बोलते हैं हम सभी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक है। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि फालतू बातें बकना, यानी कि डिंग हाँकना। आप सभी जानते होंगे फालतू बात बक रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है डिंग हाँकना, ठीक है। चलिए 6 नंबर में, मनुष्य के विचारों को पूर्णता रूप से, ठीक है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों को, ठीक है, यानी कि मनुष्य जो कुछ बोलता है उनको फिर से प्रकट करने वाले पद पद समूह को क्या कहते हैं? हम सभी क्या कहते हैं बताइए? अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वाक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। याद करते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो, वीडियो को रोक लो, फिर से पढ़ लो, लेकिन याद कर लो। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है।
रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। क्या लिखा हुआ है? उपसयुक्त वा शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, सामाजिक शब्द, ठीक है? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? चलिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं, ठीक है? बहुत बच्चे क्या सोचते हैं सर 6 भेद होगा, ठीक है? 6 भेद गलत हो जाएगा, 5 भेद होगा, ठीक है? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहला होगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल और अनुभवी वर्तमान काल पांचवा, ठीक है? तो इसलिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। 9 नंबर में क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? सबसे पहले आप सभी ये समझो, क्रिया धातु से बनी होती है, ठीक है? क्रिया धातु से बनी होती है। जैसे हिंदी में जो भी क्रिया होती है, जैसे जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, उन सब की जड़ एक छोटी-सी चीज़ है जो कि धातु होती है, ठीक है? जैसे मान लो धातु, जैसे मान लो खाना में प्यारे बच्चों ख होता है, ठीक है? तो ये धातु होती है। जैसे जाना, जाना में जो हो गया ये धातु है। लिखना, लिखना में क्या हुआ? लिख, तो ये हो गया धातु। अब पीना में पी, ये हो गया धातु, ठीक है? यानी कि सब क्रियाएँ धातु से बनी होती है, इसलिए धातु को ही क्रिया का मूल रूप कहा जाता है, ठीक है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 99% चांस है आपको 2026 में पूछ सकता है, ठीक है? ध्यान से देख लो। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 10 नंबर में। चलिए, आप सभी को 9 नंबर का प्रश्न याद हो गया होगा, ठीक है? अब हम सभी 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक छोटा-सा लाइक कर दो, ठीक है? मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह का क्लास रोज़ाना लाता रहूँ। चलिए 10 नंबर में कौन खा रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है? कौन खा रहा है? देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन मार्क अगर किसी क्वेश्चन में दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क किसी क्वेश्चन में दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन गा रहा है, तो उससे वे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है? लाइव क्लास रहता तो हम सभी बातचीत कर पाते, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे क्योंकि, कौन किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है, ठीक है? कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी। याद रखो, ठीक है? याद रखो, याद रखो। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर में ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक व्याकरण से लिया गया था। अब हम सभी हिंदी से लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप सभी। ज्ञानेंद्रपति जो थे किस प्रशासनिक पद पर थे? बताइए आप सभी कमेंट करके, ठीक है? तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? काराधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर, काराधीक्षक, ठीक है? मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है? आप सभी एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो काराधीक्षक के पद पर थे। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? सबसे पहले आप सभी ये जानो विदूषक का मतलब क्या होता है? विदूषक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, विदूषक का मतलब होता है जो हँसाता हो, मतलब दूसरों को चुटकुला सुनाता हो, ऐसे समझ लो, ठीक है? जो दूसरों को हँसाता हो उसी को विदूषक बोलते हैं, ठीक है? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, ठीक है? वजीरा सिंह को ही विदूषक बोला जाता है, ठीक है? देखो यहाँ पर वजीरा सिंह दूसरे को हँसाकर, चुटकुले सुनाकर और मजाक करके साथियों का मन हल्का करता था, इसलिए उसे पलटन का विदूषक कहा गया, ठीक है? कितना सटीक आंसर है। पलटन का विदूषक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह, ठीक है? 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? देखो, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा, अपने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? आईएएस ऑफिसर या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में, ठीक है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में इनका मतलब होता है आईएएस ऑफिसर, ठीक है? आलोचक के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, चपरासी के रूप में। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, आईएएस के रूप में, ठीक है? अशोक वाजपेयी ने अपने राज्य की सेवा आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की थी। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, सोचो, एक बात सोचने वाली बात है, कोई लोहे का चना चबा पाएगा? नहीं चबा पाएगा, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कठिन परिश्रम करना, ठीक है? बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, ठीक है? मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। गजानन माधव मुक्तिबोध, इसको हम सभी शॉर्ट में मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं, ठीक है? एक सेकंड, इसको हम सभी शॉर्ट में प्यारे बच्चों मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं, ठीक है? इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है? इन्होंने एमए किस विषय से किया था? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मतलब कई बार पूछा जा चुका है।
और ये भी क्वेश्चन 99% चांस से पूछ सकता है आप सभी को, ठीक है। किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सब टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं, एग्जाम आपको देना पड़ेगा और एग्जाम में आप सभी को ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। गगन माधव मुक्ति बोध ने एमए, प्यारे बच्चों एमए, ठीक है, एमए किस विषय से किया था? तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे यानी कि 50% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन का सही जवाब अंग्रेजी होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, अंग्रेजी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, ना ही संस्कृत होगा, ना ही इतिहास होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए होगा हिंदी, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? हिंदी विषय से किया था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। हम सभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बच्चे बच्चे को मालूम है, यानी कि 12th क्लास के बच्चे को मालूम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 5 क्लास के बच्चे को बोल रहा हूँ। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बता सकते हो। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। रघुवीर साहई को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। रघुवीर साहई को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कमेंट करो आप सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आखिर क्या हो सकता है? रघुवीर साहई को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोग भूल गए हैं, ठीक है। लोग भूल गए हैं। रघुवीर साहई को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों? तो लोग भूल गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में प्यारे बच्चों पदबंध के, ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को आपसे भी नोट कर लो अपने ब्रेन में, ठीक है। हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में पदबंध के प्यारे बच्चों 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, और चौथा है क्रिया पदबंध, और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। और जैसे कि मान लो संज्ञा पदबंध किसको बोलते हैं, तो आप सभी पढ़ लेना, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में पदबंध के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है, वही लाना सिंह वाला पाठ का है, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था, ठीक है। वही दुकान पर जो सौदा खरीद रहे थे, ठीक है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, तो लाना सिंह उसे पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो वे लड़की जो धक्का कर चली जाती है वही है, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बुद्ध का कांटा किसकी रचना है प्यारे बच्चों, बताइए। बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? देखो, बुद्ध का कांटा को 1911 में चंद्रधर शर्मा गोलीडे ने लिखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गोलीडे की। और इसको कब लिखा था? तो 1911 में लिखा था चंद्रधर शर्मा गोलीडे ने, ठीक है। सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? तो बिस्नी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? बिस्नी। आप सभी को एग्जाम में बिशन देई भी अगर आप सभी को दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिशन देई, ठीक है। अगर आप सभी को बिशन देई एग्जाम में दिखाई दे तो आप सभी बेझिझक टिक मारिएगा, नंबर आप सभी को 1 नंबर प्लस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सिपाही की माँ का नाम बिस्नी, और उनकी बहन का क्या नाम था? कितने बच्चे को मालूम है? देखो, सिपाही की बहन का कौन सी नाम था, बताइए आप सभी। सिपाही की बहन का नाम था मुन्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्नी, ठीक है। चलिए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? नामवर सिंह का जन्म प्यारे बच्चों 28 जुलाई 1927 को जियानपुर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत ही खास क्वेश्चन है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस याद करते जाओ आप सभी, ठीक है। मैं आप सभी को पढ़ाते जाऊंगा। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? सिंपल सी बात है, गांधी जी चंपारण में कब? 1917 में, ठीक है, अप्रैल 1917 में। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? 1917 में, अप्रैल 1917 में, ठीक है। और क्यों आए थे? कितने बच्चे को मालूम है गांधी जी चंपारण क्यों आए थे? देखो, गांधी जी चंपारण इसलिए आए थे क्योंकि उस समय किसानों पर अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसको जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, ठीक है। और नील की खेती करने पर भी किसान को किसी तरह का फायदा नहीं होता था, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा शायद, जितने बच्चे को मालूम नहीं है ध्यान से सुन लो। जिस जमीन पर अगर एक बार नील की खेती हो जाती थी तो वह जमीन बंजर बन जाती थी, यानी कि उस पर दोबारा किसी तरह का फसल नहीं उगाया जा सकता था, ठीक है। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे, ठीक है। कितना मजा आ रहा है हम सभी को। देवता शब्द कौन सा लिंग है? देवता सुनने से लगता है देवता, ठीक है, ईश्वर, तो पुल्लिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। देवता शब्द में कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद हो गया? वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। लोकनायक के रूप में हम सभी जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था?
ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। 26 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चलिए, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो 1915 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 99% गारंटी है मेरा, ये क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? 1915 में, ठीक है। याद कर लो, बहुत ही खास क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो सबको मालूम है 23 जून 1844 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है, 23 जून, ठीक है। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। बस आप सभी ये कमेंट करो कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ठीक है। देखना चाहता हूँ आप सभी को मालूम है कि नहीं। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था शोभा देवी, नहीं पार्वती देवी, ठीक है। याद रखो, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट करके, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जितने भी बच्चे के मन में है 1998, तो सबका सही आंसर है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि, ठीक है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1998 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? आप सभी कमेंट करो सर ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। आप सबको मालूम है ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो बाउल, ठीक है। बाबुल नहीं होगा, बाउल होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल के नाम से जाना जाता था। नामवर सिंह को कविता के नई प्रतिमान, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। कविता के नई प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? किनको? तो नामवर सिंह को। कविता के नई प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था नामवर सिंह को, बताइए। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बिल्कुल 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूँ आप सभी को। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी में टिक मारते हैं, जो कि सरासर गलत है। नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था, क्लास के शुरू में ही बताया था कि मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है मुन्नी, ठीक है। आप सभी सुने होंगे मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद पूछता है 2 नंबर में, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, ठीक है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे अपने भाई माना की चिट्ठी लेने के लिए जाती है, ठीक है। क्योंकि उनका चिट्ठी लगभग 1 महीना से नहीं आया था, ठीक है, जो कि हर हफ्ते आया करता था। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक फटाफट कर देना, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, बताइए। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16 जुलाई 1917 को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, ठीक है। रंगून कहां पर है? तो वर्मा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। रंगून कहां पर है? तो वर्मा में है, ठीक है। नेपाल में टिक मत मारिएगा। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है, बताइए। मैं नास्तिक क्यों हूं, इस बात को किसने लिखा है? भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसने लिखा है, यानी कि यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का लेख है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो शायद आप सभी को मालूम होगा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार सीधे लेके चलाओ भगत सिंह पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है हमारे प्यारे भगत सिंह जी, ठीक है। अगर मान लो अगर भगत सिंह जैसे अगर महान व्यक्ति नहीं रहते तो हम सभी अभी अंग्रेज के गुलाम बने ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह, जिसे हम सभी त्यागी बोलते हैं, ठीक है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह का पोता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह का पोता था, ठीक है। त्यागी उसका टाइटल है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह का पोता था, ठीक है। शायद यहीं तक क्वेश्चन, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, थंबनेल पे आप सभी देखे होंगे, वहां पर लिखा होगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करोगे सर और भी क्वेश्चन दिखा दीजिए हम सभी को, ठीक है, जितना 60 क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी कमेंट करोगे सर 60 क्वेश्चन भी दिखा दीजिए, तो मैं आप सभी को 60 क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने सोचा आप सभी को 2 वीडियो में डिवाइडेड कर दूं ताकि आप सभी के लिए आसान भी हो और क्लास का लेंथ भी कम हो, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप सभी को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।